नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तकनीक और इनोवेशन को तेजी से अपना रहा है भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनटेक विचारशील नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, डिजिटल इंडिया ने फिनटेक समाधानों के लिए खोले दरवाजे। सतर्कता के चलते भारत में कुल मामलों के मुकाबले दुनिया में सबसे कम कोविड से मौतें। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड महामारी पर चर्चा के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कहा, महामारी से निपटने के लिए राज्यों को दी गई थी 50,000 वेंटिलेटर समेत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद। राज्यसभा में फिर उठा 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा। सभापति का सदन के सुचारू संचालन के लिए मुद्दे के समाधान का सुझाव। सुचारू रूप से चला शून्यकाल और प्रश्नकाल। सदन में 21 निजी विधेयक पेश। जोखिम वाले देशों से आए 16,000 लोगों में मिले 18 कोविड संक्रमित। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नए वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद की समीक्षा बैठक। और ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान जवाद। तूफान को लेकर 3 राज्यों में हाई अलर्ट। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि जब वो टेक्नोलॉजी को अपनाने या इनोवेशन की बात करता है तो किसी से भी वो पीछे नहीं है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक पर आयोजित इन्फिनिटी फोरम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में तकनीक और नवाचार को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत तकनीक और इनोवेशन को कितनी तेजी से अपना रहा है। डिजिटल इंडिया ने आज कई दरवाजे खोल दिए हैं। कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कर रहा है। इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. फिनटेक के महत्व पर जोर डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच के पास देश में अपार संभावनाएं हैं और अब इन पहलों को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ये क्रांति देश के प्रत्येक नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि देश में पिछले साल पहली बार मोबाइल भुगतान एटीएम नकद निकासी से अधिक हो गया और पूरी तरह से डिजिटल बैंक एक वास्तविकता बन गए हैं और 1 दशक से भी कम समय में ये आम बात हो जाएगी। Financial inclusion is the driver of fintech revolution. Fintech is resting on 4 pillars: income, investments, insurance, and institutional credit. When income grows, investment becomes possible. और अब संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। वो लोकसभा में कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े पहलुओं पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड का देश में पहला मामला आने से पहले ही सरकार सतर्क थी। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि देश में कोरोना के 3 करोड़ 46 लाख मामले के बावजूद मौत का आंकड़ा कुल केस का 1.5% से भी कम यानी 1.36% रहा।
उन्होंने कहा कि देश को दुनिया के साथ कोविड स्वदेशी वैक्सीन मिली और देश में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत में पर मिलियन आबादी पर करीब 25,000 कोविड के केस और 340 मृत्यु दर देश में दर्ज हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम रेट में से ये एक है। मोदी सरकार की शुरुआत से ही हमारे कमज़ोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई थी। 50,000 से अधिक वेंटिलेटर राज्यों को दिए गए। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज़्यादा PPE किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। राज्यों को 70,240 करोड़ रुपये से अधिक राशि राज्यों को उपलब्ध करवाई। जैसे मेरे कोई राज्य कोरोना की लड़ाई में पीछे ना रह सके, उसको हर संभव मदद इस तरह से की गई। 58,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, उसमें से भी 97% वो भारत सरकार की बड़ी कंपनी को दिया गया। 50,200 वेंटिलेटर डिलीवर किया गया, स्टेट को डिलीवर किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है। विदेशों से आने वाले लोगों की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। अब देश में 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है, जिससे जिले तक कौन सा वेरिएंट अस्तित्व में है वह मिल रही है। और अगर वायरस में म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट आता है तो भी हमें समय से पता चलेगा। यह कैपेसिटी हमने विकसित आज के दिन में देश ने कर ली है। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा हुई। इसमें कल देर रात तक लोकसभा में चर्चा चली। सदन में करीब 11 घंटे से अधिक चर्चा हुई। 96 सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष का उन्होंने आभार भी जताया। मोदी जी का स्वागत किया। सिर्फ मांग हमारा माना ही नहीं, बल्कि एक ही दिन बाद आप ये चर्चा शुरू करा दिए हैं, तो सारे सदन की तरफ से सर आपको सराहना करते हैं। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन आज लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान विधि और न्याय, विदेश, स्वास्थ्य, महिला, अपराध और परिवार कल्याण से संबंधित तमाम सवाल पूछे गए। संबंधित विभाग से जुड़े मंत्रियों ने इन सवालों के जवाब दिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व दिव्यांग दिवस पर अपने वक्तव्य को सदन में रखा। आज 3 दिसंबर 2021 का दिन 20 मिनट तक पूरे विश्व में दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न विषयों तथा उनके समाज तथा जीवन में समान अवसर उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प को दोहराने का दिन है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस बिल में प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 का और संशोधन करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। दूसरा विधेयक दिल्ली पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार होने के नाते आज सदन में प्राइवेट मेंबर्स बिल पर भी चर्चा हुई। Clause says the law enforcement authorities and prosecutorial authorities should have adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality.
वहीं राज्यसभा में भी आज शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो पहले ही सदन के नेता और विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों को एक साथ बैठने और सदन के सुचारू संचालन के लिए इस मुद्दे के समाधान का सुझाव दे चुके हैं। And I hope that all of us will work together to resolve the issues, if any. And also I suggest to the leader of the House as well as leader of the opposition and other leaders also, sit together, discuss, and then find a way out for the smooth functioning of the House. केंद्रीय मंत्री और नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि वो विपक्ष के नेता से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन निलंबित सदस्यों ने अपने अमर्यादित व्यवहार के लिए क्षमा नहीं मांगी है और वो अपने आचरण को सही ठहरा रहे हैं। Well, you and I have apologized, sir, on very minor things. But they feel that what they have done is legitimate and very noble. And in these circumstances, what do we talk? सदन में अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सभापति की अनुमति से शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। इसके अलावा सदन में कार्यस्थलों पर महिलाओं को आरक्षण देने, पश्चिमी ओडिशा में उच्च न्यायालय की पीठ बनाने, अनाथ बालकों के कल्याण समेत 21 निजी विधेयक पेश किए गए। और बात कुछ और अहम खबरों की और बात कोविड से जुड़े अपडेट की। सरकार कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और जरूरी उपाय कर रही है। जोखिम की श्रेणी वाले देशों से आए 16,000 यात्रियों की RT-PCR जांच की गई। इनमें 18 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग से यह पता लगाया जा रहा है कि इनमें से कितने इस नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले आने के बाद आज विशेषज्ञों, वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा भी हुई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा टीके ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं हैं। हालांकि कोरोना के बदलते कुछ वेरिएंट टीकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि कोविड रोधी टीके गंभीर बीमारी से सुरक्षा देने में कारगर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। पहले की तरह ही सावधानियां बरतने की अपील की है, जिसमें मास्क लगाना, टीकों की दोनों डोज लेना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। इस बीच दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए कुछ लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, वहां से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें 4 मरीज ब्रिटेन, 4 फ्रांस, 2 नीदरलैंड्स, 1 बेल्जियम और 1 तंजानिया से है। इन सभी का कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है और इनके जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। पूरे देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 126 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया है। कल 73,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 9,216 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 8,612 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3,40,45,000 से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन स्वरूप से निपटने के लिए दल नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में निगरानी के उपायों में तेजी लाने और वायरस के संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा गया है। ओमिक्रॉन का मामला पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ठीक 1 हफ्ते पहले आया था, जो अब दुनिया भर के 29 से अधिक देशों में सामने आ चुका है। इस बीच श्रीलंका और मलेशिया में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज किया गया है। देश के पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जवा तूफान का कहर देखने को मिल सकता है, जो अंडमान सागर को पार करके कल सुबह तक तट से टकरा सकता है। मॉनसून के लौटने के बाद पहली बार चक्रवाती तूफान आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के अगले कुछ घंटों में बंगाल की खाड़ी में पहुंचने और केंद्र बनने की संभावना है। इस साइक्लोन की वजह से ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश में बारिश की आशंका जताई गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। 4 तारीख को सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे ज़्यादा विंड्स स्पीड नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश यानी विशाखापट्टनम से शुरू करके वहाँ केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा तक जारी रहेगा। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, जो समुद्र में है इमीडिएटली आ जाना चाहिए और लोग सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए 4 तारीख और 5 तारीख को। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम में अलर्ट जारी किया गया है। जवार तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 64 टीमों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में 46 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 18 जो टीम है 18 दल उन्हें तैयार भी रखा गया है। 3 मेजर स्टेट्स जो इसमें इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, इन तीनों स्टेट्स में एज पर दी स्टेट्स रिक्वायरमेंट एडिक्वेट टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड, टोटल 46 in number. In addition to that, NDRF has 18 more teams available in those states or the nearby states for additional deployment if required. नौसेना के पास जल्द ही हवा और पानी के अंदर चलने वाली स्वदेशी मानव रहित प्रणालियां होंगी और इसके लिए 10 साल का रोड मैप तैयार है। नौसेना दिवस से ठीक एक दिन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नौसेना समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पिछले 7 साल में 28 जहाज और पनडुब्बियां नौसेना में अब तक शामिल की गई हैं। 39 वॉरशिप और सबमरीन के निर्माण का काम जारी है, जिसमें 37 भारत में ही बन रही हैं। चीन को उन्होंने कहा कि हमें चीन नेवी की गतिविधियों की पूरी जानकारी है। नौसेना द्वीप क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। That despite the complex security situation in the region and the adverse impact of COVID-19, the Indian Navy as a cohesive team maintained our operational tempo and ensured security of all our maritime interests. As we move forward, it will be our endeavour to remain combat ready at all times. We will work closely with our other sister services and government agencies to ensure that our nation's security remains uncompromised. संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की स्थापना का शताब्दी समारोह कल दिल्ली में शुरू होगा। इसके लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले 2 दिवसीय समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से खास बात की। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ हैं। सर, ये जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है लोक लेखा समिति का, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे जितने कमिटी है पार्लियामेंट में, सबसे ये को जो कमेटी है इसका अहमियत सबसे ज़्यादा है। ये ओल्डेस्ट सबसे पुरानी है हमारा देश की, और ये ब्रिटिश हुकूमत जब थे 1921 तब से इसका शुरुआत हुई थी और ये लगातार चल रहे हैं। सरकार की खर्चा करने की जो तरीका है उसमें हर वक्त प्रहरी बन के रहते हैं कि आम लोगों की मेहनत की पैसा, गड़ी कमाई की पैसा किसी हालत में इसको बेजा इस्तेमाल ना हो और कोई गलत खर्च भी ना हो। इसमें कितने रिपोर्ट अभी तक पीएससी ने दिए हैं और आपने अपने कार्यकाल में कितने रिपोर्ट दिए हैं? पीएससी लगभग आज तक 1699 मतलब 1699 रिपोर्ट सौंपे हैं और मैं अपना कार्यकाल में 42 ऐसा रिपोर्ट हम लोग जमा किए हैं। सरकार ने आपकी अनुशंसाओं पे कितना काम किया है? सरकार करने को पड़ता है, क्योंकि हमारा जो अनुशंसा होते हैं बड़े छानबीन के, बड़े सोच समझ के सारे अनुशंसा किया जाते हैं। तो ऐसा भी है कि 80% से ज़्यादा भी, 80% से ज़्यादा भी हमारा अनुशंसा को ये पालन करते हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देश के चारों कोनों से राज्यों की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ।
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका क्या काम है? जिस किसी को न्याय की ज़रूरत हो तो उस आदमी को पैसे की वजह से उससे वंचित नहीं होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों तक आप रीच आउट कैसे करेंगे? वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी से, और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें ऑडियो विजुअल भी होते हैं। माध्यम कोई भी हो, अल्टीमेट गोल ये है कि हर आदमी को, हर जो भी होगा नागरिक को मालूम होना चाहिए। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री कल यहां 18,000 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें 8,600 करोड़ की लागत का दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में आकाशवाणी के 3 FM केंद्रों का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले विजय यात्रा लेकर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज झांसी में रोड शो किया। यहां जगह जगह उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। पंजाब के पूर्व डीजीपी सरबजीत सिंह विर्क, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह जीरा और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इन तीनों ने बीजेपी का दामन थामा। उत्तराखंड में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस प्रतिज्ञा के पथ पर उत्तराखंड कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके जरिए जनता से सुझाव मांगा जाएगा और रायशुमारी को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड दौरे पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में परिवार सहित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। साथ ही पारदेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करके देशवासियों के कल्याण, सुख समृद्धि और प्रसन्नता की कामना भी की। गुजरात में कांग्रेस की कमान पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को सौंपी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति के बाद गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष जगदीश ठाकुर को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा के चंद्रभागा समुद्र तट पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में कई राज्यों के 100 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सिर्फ 2 देशों के कलाकार इसमें भाग लेने पहुंचे हैं। ओडिशा के कोणार्क जिले के सूर्य मंदिर में 5 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत माधवी मुदगल के शो से की गई। इसके बाद देश भर के नृत्यों की प्रदर्शनी की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 5 जिलों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में सुबह सैर करने आने वाले लोगों से अब हर महीने 200 रुपए की फीस ली जाएगी। कुलपति ने कहा है कि इससे पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलेगी और लोगों को अच्छी सुविधाएं भी प्रदान की जा सकेंगी। और अब बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने कल की तरह आज भी राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की।
आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि उसने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में काम करेगी। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है, जिसकी बैठक हर दिन शाम के वक्त होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में अहम फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के हॉस्पिटल में निर्माण गतिविधियों की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के आदेशों को लागू करने के लिए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा उठाए गए नए कदमों पर भी फिलहाल संतोष व्यक्त किया है। अब इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। किसी में भी दृढ़ इच्छा के साथ कुछ करने गुजरने की उमंग और उत्साह हो तो वो दुनिया की हर ऊंचाई को छू सकता है, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। दिल्ली के विज्ञान भवन में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह बात कही। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि स्वयं को किसी से कमतर नहीं आंकना और समस्या को चुनौती की तरह स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है। ये सभी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके तेजस्व के आगे दिव्यांगता ने खुद ही घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की प्रगति में दिव्यांगजनों के योगदानों और उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उनकी जीवन यात्रा साहस और दृढ़ता प्रेरित करने वाली होती है। आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने अल-कायदा और आईएसआई से संबद्ध आतंकवादी समूहों के भारत में सक्रिय होने का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन के भारत पर सीमा पार से हमलों को लेकर अपनी बातें रखी हैं। वहीं कश्मीर राग पर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारत के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद का समर्थन करता है बल्कि आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता और सुरक्षित पनाहगाह भी प्रदान करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राज्यों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण में अतुलनीय भूमिका निभाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें स्मरण और नमन करता हूं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई सांसद और विशिष्ट जनों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं नागालैंड में चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव की झलकियों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और फिलहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।